लास्ट लेक्चर में हमने सेंटर ऑफ मास ऑफ यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट किया था। तो उसमें हमने रॉड का सेंटर ऑफ मास यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन में रॉड का सेंटर ऑफ मास हमने फाइंड किया था L/2 पे, जो हमारा आंसर आया था। अब हम कुछ अलग अलग स्ट्रक्चर्स के सेंटर ऑफ मास डायरेक्ट हम उसके आंसर्स देखेंगे, ठीक है, जो कि हमें याद रखने हैं। तो पहला है हमारे पास सेंटर ऑफ मास ऑफ अ सेमी सर्कुलर रिंग। अगर हमारे पास एक सेमी सर्कुलर रिंग है, सपोज ऐसा कुछ है हमारे पास, ये रिंग है, ठीक है। तो इस रिंग का सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा, ठीक है। अगर इसका रेडियस हमारे पास r है, ठीक है, ये ऐसा x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ठीक है, सेंटर है। तो इसका सेंटर ऑफ मास जो कि किस एक्सिस में होगा, इस फिगर के अकॉर्डिंग y एक्सिस में होगा। YCM इज इक्वल्स टू होगा 2r/पाई पे, कहीं यहाँ पे होगा 2r/पाई पे। हम सपोज कर रहे हैं ये है YCM, ये होगा 2r/पाई पे, ठीक है। तो हमें ये डायरेक्ट याद होना चाहिए। अब सेंटर ऑफ मास ऑफ सेमी सर्कुलर डिस्क। तो अगर डिस्क और रिंग में फ़र्क क्या होता है, रिंग में यहाँ पे मासेस नहीं होते, डिस्क में वहाँ पे मासेस डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। तो हम ये कहेंगे कि ये मास इसके अंदर यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड है। इसका भी ये क्या है, ये यहाँ पे मतलब खोखला है। हम कह सकते हैं कि यहाँ पे मासेस नहीं है, लेकिन डिस्क में यहाँ पे भी मासेस, CD जो होती है, CD में क्या होता है, ऐसा मासेस डिस्ट्रीब्यूटेड होता है ऑल ओवर द सरफेस, ठीक है। इसका सेंटर ऑफ मास होगा हमारा इसी एक्सिस में होगा, y एक्सिस में ही। अगर ऐसा रखा हुआ है तो सेंटर ऑफ मास होगा YCM इक्वल्स टू, ये हमारा इसका पोजीशन होगा 4r/3 पाई, 4r/3 पाई पे। अब हम बात करते हैं हॉलो हेमिस्फीयर की। हॉलो हेमिस्फीयर की, अगर हॉलो हेमिस्फीयर की बात करें तो वो कुछ ऐसा दिखता है, ऐसा, ठीक है। ये ऐसा कुछ दिखेगा, y एक्सिस हो गया, ये x एक्सिस हो गया, ठीक है। इसका रेडियस अगर r है तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई करेगा, YCM इक्वल्स टू हो जाएगा इसका r/2 पे, ठीक है। तो हमें ये डायरेक्ट रिजल्ट याद रखने हैं, ठीक है, रिजल्ट ही हमारे काम में आने वाले हैं। अब है सेंटर ऑफ मास ऑफ अ सॉलिड कोन का सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा, कोन है, अंदर से सॉलिड है, ठीक है। इसका सेंटर ऑफ मास हमारा मिलेगा, हाइट अगर इसकी h है तो सेंटर ऑफ मास हमारा कहाँ पे मिलेगा, x एक्सिस, ये y एक्सिस। YCM इक्वल्स टू मिलेगा हमारे पास 3h/4 पे, ठीक है, 3h/4 पे। अगर हम बात करें सॉलिड हेमिस्फीयर की, तो नेक्स्ट क्या है हमारे पास, सॉलिड हेमिस्फीयर और ट्रायंगुलर प्लेट। सॉलिड हेमिस्फीयर और ट्रायंगुलर प्लेट का सेंटर ऑफ मास हमें फाइंड करना है अगर, तो वो हम कैसे करेंगे वो हम देखते हैं। तो हम बात करेंगे अब सेंटर ऑफ मास ऑफ सॉलिड हेमिस्फीयर। सेंटर ऑफ मास ऑफ सॉलिड हेमिस्फीयर, हॉलो और सॉलिड में क्या फ़र्क होता है, हॉलो में अंदर क्या मास नहीं डिस्ट्रीब्यूटेड होता, सॉलिड में अंदर भी मास डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। ये कुछ ऐसा होगा, अंदर भी ये मासेस होंगे, ठीक है, खोखला नहीं होगा, ठीक है। सॉलिड स्फीयर को बीच से कट कर दिया गया, वो क्या बन गया, सॉलिड हेमिस्फीयर। अब इसका क्या होता है, अगर इसका रेडियस हमारे पास r है, ठीक है, ये x एक्सिस y एक्सिस में ऐसे रखा हुआ है, तो इसका YCM इक्वल्स टू होगा 3r/8। अब हम बात करें सेंटर ऑफ मास ऑफ ट्रायंगुलर प्लेट, तो ऐसे केस में क्या होगा, एक ट्रायंगुलर प्लेट है, ऐसा प्लेट है,
ठीक है। इसकी हाइट h है, वही फिर x एक्सिस y एक्सिस, x एक्सिस और ये y एक्सिस में रखा हुआ है। इसका सेंटर ऑफ मास होता है 2h/3 पे, ठीक है। यहाँ से 2h/3 पे ये YCM होगा। इसका कहाँ पे होगा 3r/8 पे। तो ये कुछ स्ट्रक्चर्स हैं जिनके हमें सेंटर ऑफ मास क्या होते पता होना चाहिए, सेंटर ऑफ मास, ठीक है। अब क्या है कि हमारे पास, जैसे हमने लीनियर मास डेंसिटी के बारे में पढ़ा, लीनियर मास डेंसिटी, तीन चीज़ें मैं बताता हूँ। लीनियर मास डेंसिटी तो हमने पढ़ा रॉड के केस में, वो क्या होता है हमारे पास, लैम्डा से हम डिनोट करते हैं, वो होता है मास अपॉन लेंथ। वैसे ही होता है हमारे पास सरफेस मास डेंसिटी। रॉड में एक तो केवल लेंथ ही होती है, लेंथ ही हम कंसीडर करते हैं रॉड में, ठीक है। उतने को तो ब्रेथ भी होती है, लेकिन लेंथ के कंपैरिजन में ब्रेथ बहुत स्मॉल होती है, इस वजह से उसको हम नेगलेक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो सरफेस मास डेंसिटी, जिसको हम सिग्मा से डिनोट करते हैं, ये होता है मास अपॉन एरिया। जैसे ये प्लेट है, इसमें अगर हमें मास डेंसिटी निकालनी है तो हम कौन सी मास डेंसिटी निकालेंगे, इस प्लेट का तो एरिया होगा, क्योंकि ये तो 2 डायमेंशनल प्लेट है ना, ठीक है। तो इसका तो लेंथ तो हम निकाल नहीं, लेंथ वाइज तो मास डेंसिटी निकाल नहीं सकते, हम इसका एरिया वाइज मास डेंसिटी निकालेंगे। वैसे ही होगा वॉल्यूम मास डेंसिटी। वॉल्यूम मास डेंसिटी क्या होती है, मास डेंसिटी रो इक्वल्स टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। तो सिग्मा जो होता है वो हमारे पास मास अपॉन एरिया होता है, ठीक है। लीनियर मास डेंसिटी मास अपॉन लेंथ होती है, और वॉल्यूम मास डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम होती है, ठीक है। अब हमें क्या है कि कुछ, ये तो हमारे पास पता चल गया कि कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जिनके हमें सेंटर ऑफ मास याद रखने हैं। अब ऐसे कुछ स्ट्रक्चर्स बना दिए जाते हैं, जैसे दो हमने क्या किए, दो सर्कुलर डिस्क ले लिए, उनको हमने कंबाइन कर दिया। तो कंबाइन करने के बाद सरफेस से हमने एक दूसरे को टच करा दिया, तो उसका सेंटर ऑफ मास क्या होगा, मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रक्चर अगर हमारे पास आता है, उसका सेंटर ऑफ मास हमें निकालने को बोलता है। या किसी भी स्ट्रक्चर में से कुछ पार्ट कट करके निकालने के बाद उसका सेंटर ऑफ मास पूछता है, तो हम इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे। तो हम पहला, हमारा इसके बाद का क्या टॉपिक है, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रक्चर। मतलब अगर दो स्ट्रक्चर्स को हमने कंबाइन कर लिया, जैसे दो डिस्क हैं, हमने उसको कंबाइन कर दिया, या एक डिस्क है, एक रेक्टेंगुलर प्लेट है, या एक हाफ डिस्क है, एक रेक्टेंगुलर प्लेट है, ऐसा दो कंबाइन किया हमने अगर स्ट्रक्चर, तो उस कॉम्बिनेशन का सेंटर ऑफ मास क्या होगा, वो कैसे हम फाइंड करेंगे, वो हम देखते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कॉम्बिनेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ कंबाइंड स्ट्रक्चर। कंबाइंड स्ट्रक्चर, सेंटर ऑफ मास ऑफ कंबाइंड स्ट्रक्चर, ठीक है। सेंटर ऑफ मास ऑफ कंबाइंड स्ट्रक्चर। अब कंबाइंड स्ट्रक्चर कैसा हो सकता है, जैसे कि तुम्हारे पास गिवन है, क्वेश्चन गिवन है, क्वेश्चन है, टू सर्कुलर डिस्क having radius capital R, having radius capital R and mass density sigma and 2 sigma, and mass density sigma and 2 sigma, ठीक है। are placed as shown in figure, are placed as shown in figure, ठीक है। फाइंड आउट द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, फाइंड सेंटर ऑफ मास, डायरेक्ट ऐसे में लिख देता हूँ। अब इसका फिगर कैसा है, एक ये डिस्क है, ठीक है, एक दूसरा डिस्क कौन सा है, ये दोनों ऐसे रखे हुए, ठीक है। इसका रेडियस है हमारे पास आर, इसका भी रेडियस है हमारे पास आर, बस डिफरेंस क्या है, इसकी सिग्मा है डेंसिटी और इसकी कितनी है 2 सिग्मा। इसको ए मान लो, इसको बी मान लो,
ये O हो गया, ये O डैश हो गया, ठीक है। ऐसा कुछ गिवन है। अब क्या है कि ऐसा कोई अगर क्वेश्चन मिलता है तो हमें कुछ नहीं करना, हमें क्या करना है कि इस पूरे का सेंटर ऑफ मास, इस ए स्फीयर को हम पकड़ें, अगर अलग से यहाँ पे बनाएं तो ए स्फीयर का टोटल सेंटर कहाँ, टोटल मास कहाँ पे होगा, एग्जैक्ट सेंटर पे, क्योंकि ये यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है तो इसका क्या होगा, सेंटर ऑफ मास पे क्या होगा, मास पूरा होगा। और ये भी क्या है, यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन, इसका भी सेंटर ऑफ मास पे ही क्या होगा, मतलब एग्जैक्ट सेंटर पे इसका भी सेंटर ऑफ मास होगा। तो हम ये सपोज कर लेते हैं तो इसकी इसका जो टोटल मास होगा वो इस पॉइंट पे डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, मतलब इस पॉइंट पे एग्जैक्ट होगा, और इसका टोटल मास क्या होगा इस पॉइंट पे, एकदम ओ पे इसका मास है और इसका ओ डैश पे। अच्छा, ओ और ओ डैश के बीच में डिस्टेंस कितना है, हमने अलग अलग बना लिया है, लेकिन डिस्टेंस देखो ओ और ओ डैश के बीच में कितना हो जाएगा, 2r है। आर ये रेडियस हो गया, आर ये रेडियस, तो ये टोटल डिस्टेंस कितना है, 2r है। मतलब ये हो गया कि हम ऐसा सपोज कर सकते हैं कि इस पूरे स्फीयर का मास कहाँ हो गया, ओ पॉइंट पे हो गया, और इस पूरे का मास कहाँ पे हो गया, ओ डैश पे हो गया, ठीक है। और इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, 2r है, ठीक है। अब क्या करें हम, अब कुछ नहीं करना हमें, अब हम क्या चाहते हैं कि हम चाहते हैं कि वही 2 मास सिस्टम का ये क्वेश्चन बन गया, जैसे M1 M2 2 मासेस हो गए, वैसे हम मान लेते हैं ये MA हो जाएगा और ये MB हो जाएगा। अब MA MB की डायरेक्ट वैल्यू तो गिवन है नहीं, तो मास ऑफ डिस्क ए हम कैसे निकालें, मास ऑफ डिस्क ए वो कैसे निकलेगा, हमें पता है सरफेस मास डेंसिटी इक्वल्स टू होता है मास अपॉन एरिया। तो पहले का सरफेस मास डेंसिटी सिग्मा गिवन है ए का, तो इसका मास क्या हो जाएगा, एम ए इक्वल्स टू सिग्मा इंटू एरिया, ठीक है। तो सिग्मा गिवन है इसका ए का, और बी का 2 सिग्मा गिवन है, इसका एरिया क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। सेम ऐसे ही एम बी कितना हो जाएगा, एम बी कितना हो जाएगा, सिग्मा इंटू 2 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि इसका जो ये 2 सिग्मा इंटू पाई आर, क्योंकि इसकी मास डेंसिटी कितनी गिवन है, 2 सिग्मा, इसकी मास डेंसिटी कितनी गिवन थी, सिग्मा। तो हमें ये सरफेस मास डेंसिटी का फॉर्मूला लगा के एम ए और एम बी की वैल्यू मिल जाएगी। तो सपोज समझो कि एम ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास, सिग्मा इंटू पाई आर स्क्वायर, और एम बी की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 2 सिग्मा इंटू पाई आर स्क्वायर। इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, 2r का, ठीक है। अब क्या करना है हमें, सेंटर, अगर इसको मैं ओरिजिन मान लूँ तो सेंटर ऑफ मास फाइंड कर देते हैं। इसका क्या हो जाएगा कोऑर्डिनेट, 2r, 0। तो एक्सियम क्या हो जाएगा, एम ए इंटू 0 प्लस एम बी इंटू 2r, M1 x1 प्लस M2 x2, ठीक है, एम ए प्लस एम बी, ठीक। तो एक्सियम क्या हो जाएगा, एम बी इंटू 2r, अब यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देते हैं एम ए एम बी की, तो एम बी की वैल्यू कितनी है, 2 सिग्मा पाई आर स्क्वायर अपॉन, ये 2 सिग्मा है और ये सिग्मा, ये हो जाएगा 3 सिग्मा पाई आर स्क्वायर, गलत हुआ कुछ, अच्छा इंटू 2r भी तो है, ये तो मास है, बस हमने मास किया और ये 2r भी है इसके साथ, तो ये सिग्मा पाई आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 4r/3, 4r/3 पे, यहाँ से 4r/3 पे क्या होगा, सेंटर ऑफ मास कहीं होगा, ठीक है। अगर यहाँ से निकालना है इस पॉइंट से तो 2r माइनस 4r/3 हम कर देंगे, इस पॉइंट से पोजीशन आ जाएगी सेंटर ऑफ मास। तो इसको फिर से हम देखते हैं, एक बार रिपीट करते हैं। क्या होता है कि हमारे पास 2 डिस्क थे, इसकी मास डेंसिटी सिग्मा, इसकी 2 सिग्मा गिवन थी, ठीक है। अगर मास डेंसिटी गिवन है, रेडियस गिवन है, तो हम इजीली क्या कर सकते हैं, दोनों के मासेस फाइंड कर सकते हैं। कैसे, क्योंकि हमें पता है सिग्मा, अभी मैंने पिछले उसमें बताया स्लाइड में कि सिग्मा इज इक्वल्स टू क्या होता है, मास अपॉन एरिया। तो मास इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू एरिया, और ये डिस्क है अगर उसका रेडियस आर है तो इसका एरिया कितना होगा, पाई आर स्क्वायर। वैसे ही दूसरे का क्या हो जाएगा,
इसका सिग्मा ही 2 सिग्मा गिवन था, इसकी मास डेंसिटी 2 सिग्मा गिवन थी, तो ये हो जाएगा 2 सिग्मा इंटू पाई आर स्क्वायर, दोनों के मासेज आ गए हमारे पास। और हमने क्या कंसीडर किया कि ये यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूटेड है ना, मास डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, यूनिफॉर्म है। तो क्या होगा, इसका सेंटर, इसके जस्ट सेंटर पे हम क्या मान लेते हैं कि सारा मास इसके सेंटर पे कंसोलिडेट है। ठीक है, मतलब सेंटर ऑफ मास पे ही हम क्या मानते हैं कि मासेस टोटल सेंटर ऑफ मास पे ही। ये क्या है, सेंटर ऑफ मास इसका ये हो जाएगा, इसका ये हो जाएगा। अब दोनों के सेंटर ऑफ मास के बीच में डिफरेंस कितना है, आर इसका रेडियस, आर इसका रेडियस, टोटल 2r का डिफरेंस है। तो अब ये हो गया कि ये दोनों मासेस एक पॉइंट मासेस जैसे हो गए दोनों, और दोनों की वैल्यूज हमने निकाल रखी हैं, फिर हमने एक्सियम फार्मूला लगा दिया, आंसर आ गया। ठीक है, तो ये इस तरीके से कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रक्चर को हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट प्रॉब्लम है सेम कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रक्चर का, वो हम देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये है एक ऐसा स्ट्रक्चर गिवन है और हमें क्या करना है, फाइंड द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, मतलब इस स्ट्रक्चर के सेंटर ऑफ मास का पोजीशन फाइंड करना है हमें। अब ये कैसा है, एक स्क्वायर प्लेट हम कह सकते हैं इसे, लेंथ और ब्रेथ इसकी सेम है, तो ये स्क्वायर प्लेट है, दोनों की मास डेंसिटीज क्या है, सिग्मा सिग्मा। ये हम क्या देखें तो ये क्या है, ये हाफ डिस्क है, ये हाफ डिस्क है और ये रेक्टेंगुलर प्लेट है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं एक रेक्टेंगुलर प्लेट है और हमारे पास दूसरा क्या है, हमारे पास हाफ डिस्क है। ठीक, ये हम कह सकते हैं हाफ डिस्क है, इसको कह सकते हैं सेमी सर्कुलर प्लेट है। दोनों को अगर अलग अलग डिवाइड करें तो ये है हमारा सेमी सर्कुलर प्लेट, और ये क्या है हमारा रेक्टेंगुलर प्लेट। ठीक है, तो ये दो हमारे प्लेट्स हैं और इनका सरफेस मास डेंसिटी कितने गिवन है, सिग्मा गिवन है। अब क्या करना है हमें कि ये है एक सेमी सर्कुलर प्लेट, तो सेमी सर्कुलर प्लेट का सेंटर ऑफ मास हमने अभी निकाला था कि सेमी सर्कुलर प्लेट का सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होता है, सेमी सर्कुलर प्लेट या सेमी सर्कुलर, इसको हम डिस्क भी बोल सकते हैं, 4r/3π पे। तो हमने ऐसा बनाया था, ये एक्स और वाई एक्सिस में ऐसा बनाया था, ये पोजीशन थी। तो हमारे पास वाई सी ओम हमने लिखा था यहाँ पे, कहाँ पे, यहाँ पे, और ये वाई इक्वल्स टू कितना था, 4r/3π। अब प्लेट कैसा रखा हुआ ऐसे, तो इस पोजीशन से कहीं यहाँ पे होगा इस पॉइंट पे, और ये कितनी दूरी पे होगा यहाँ से, 4r/3π। अगर मैं इस पॉइंट को ए लूँ और इस पॉइंट को बी लूँ तो ए बी कितना होगा, ए बी होगा हमारा 4r/3π, 4r/3। तो ये प्लेट हमारा क्या था कि हमने क्या पढ़ा था अभी, हमने देखा था ऐसा स्ट्रक्चर हमने बनाया था कि जहाँ पे सेंटर ऑफ मास क्या था, अगर ये रेडियस आर है तो सेंटर ऑफ मास इस पॉइंट से, सेंटर से 4r/3π पे डिस्टेंस पे था। अब ये क्या है, इस प्लेट को अगर हम इस सेमी सर्कुलर डिस्क को या सेमी सर्कुलर प्लेट को क्या करें, इसके मतलब इस डायरेक्शन में क्या कर दे, टिल्ट कर दे, तो इसका पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास कहाँ शिफ्ट हो, यहाँ पे समझो कि इस प्लेट को हमने क्या किया, ऐसा कर दिया। तो इस केस में क्या हो जाएगा, इस पॉइंट से ये 4r/π के डिस्टेंस पे, मतलब ए और बी अगर पॉइंट माने तो ए और बी के बीच का डिस्टेंस कितना है, 4r/3π। तो 4r/3π अगर इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है। अब क्या है कि ये जो पूरी प्लेट है इसका भी सेंटर पे एकदम से क्या होगा, सेंटर ऑफ मास होगा। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 4r/3π और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी, r होगी। ठीक है, सी पॉइंट की, तो हम कह सकते हैं बी टू सी पॉइंट कितना हो गया, r। ठीक है, तो डिस्टेंस क्या बोल सकते हैं हम, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ मास ऑफ डिस्क या सेमी सर्कुलर प्लेट एंड रेक्टेंगुलर प्लेट इज क्या है, AC क्या हो जाएगा हमारे पास, 4r/3π प्लस r। ठीक है, ये टोटल डिस्टेंस हो जाएगा इसके सेंटर ऑफ मास की, रेक्टेंगुलर प्लेट के, और इसके सेंटर ऑफ मास की।
दोनों के बीच की टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई 4r/3π प्लस r, ये डिस्टेंस हो गया इन दोनों के बीच का। ये हो गया, इसका मास ma ले लो और इसका मास mb ले लो। अब दोनों का अगर डेंसिटी कितनी है सिग्मा सिग्मा है तो ma और mb की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसका रेडियस इसका क्या बोलते हैं एरिया क्या होगा, सेमी सर्कुलर प्लेट का मास क्या होगा सिग्मा इनटू एरिया। तो सेमी सर्कुलर प्लेट का एरिया क्या हो जाएगा πr²/2, ठीक है। और एम बी क्या हो जाएगा, एम बी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, रेक्टेंगुलर प्लेट है तो इसका भी सिग्मा है मास डेंसिटी इनटू एरिया, तो एम बी कितना हो जाएगा, एम बी हो जाएगा सिग्मा इंटू 2r इंटू 2r लेंथ इंटू ब्रेथ, मतलब 2r का होल स्क्वायर, ठीक है। तो एम ए और एम बी की हमें वैल्यू मिल गई, मतलब एम ए की वैल्यू है हमारे पास सिग्मा, एम ए की वैल्यू है सिग्मा πr²/2 और एम बी की वैल्यू है सिग्मा 2r का होल स्क्वायर, सिग्मा 2r का होल स्क्वायर। अब वो 2 मास सिस्टम ही हो गया दोनों, ठीक है। तो हम यहाँ से निकाल लेते हैं, तो एक्सीएम कितना हो जाएगा हमारे पास, ये अगर हम 0 0 लेंगे तो ये इतना कॉमन 0 हो जाएगा। फिर हम सॉल्व करेंगे इसको तो एक्सीएम क्या हो जाएगा हमारे पास, एम ए इंटू 0 हो जाएगा। तो एम ए इंटू 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट एम बी इंटू ये लिखें ये डिस्टेंस, एम बी की वैल्यू कितनी हो गई सिग्मा इंटू 2r का होल स्क्वायर इंटू डिस्टेंस कितना है 4r/3π प्लस r, ठीक है। ये हो गया ऊपर, नीचे क्या हो जाएगा सिग्मा इंटू 2r का होल स्क्वायर प्लस सिग्मा πr²/2, ठीक है। तो ये हमने इसको क्या करना है, हमें एलसीएम लेके सॉल्व करना है इसको, ठीक है। एग्जैक्ट जहाँ तक सॉल्व हो जाए वहाँ तक हमें सॉल्व कर लेना है। तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। और ये आंसर इस प्लेट से आंसर दिया हुआ है एम बी, एक्सीएम फ्रॉम एम वी गिवन है, मेरे पास इसका आंसर है, इसको सॉल्व। अब जो ये आंसर आएगा उसको इसमें से माइनस करेंगे तो ये आंसर है, मतलब जो जितना इसको ये जितना सॉल्व होता है उतना अपने को क्या कर लेना है, सॉल्व कर लेना और ये आंसर आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। ज़्यादा इसमें डिटेल में नहीं जाना। अब अगर हमारे पास हमने यहाँ से डिस्टेंस निकाला है ना, यहाँ से इस पॉइंट से डिस्टेंस निकाला, तो ये जो सॉल्व करने के बाद आंसर आएगा वो इस पॉइंट से डिस्टेंस होगा। बट अगर हमें इस पॉइंट से डिस्टेंस निकालना हो तो टोटल डिस्टेंस माइनस ये डिस्टेंस हम कर दें तो इस पॉइंट से डिस्टेंस आ जाएगा। तो अब ये कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रक्चर अगर हमारे पास हो, ऐसे कोई भी दो स्ट्रक्चर को कंबाइन कर दिया जाए, सेंटर ऑफ मास पूछा जाए तो हम सेंटर ऑफ मास का फाइंड कर सकते हैं। तो कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रक्चर हैं अगर, तो अलग अलग स्ट्रक्चर्स के सेंटर ऑफ मास फाइंड करो, उसके सेंटर ऑफ मास, जैसे एक एग्जांपल मैं और लेता हूँ, इसको मैं सॉल्व नहीं कर रहा। ये हमारे पास दो प्लेट्स हैं, दो प्लेट्स ऐसे हमने लगा दिए, ठीक है। ये आर है, ये 2r है, 2r है, ये r है, r है, ठीक है। तो अब इसका सेंटर ऑफ मास कहीं इसके सेंटर पे होगा, इसका सेंटर ऑफ मास कहीं इसके सेंटर पे होगा। तो इन दोनों का क्या, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना होगा, r प्लस r/2, मतलब ये डिस्टेंस तो r/2 होगी ना और ये डिस्टेंस r, तो इनका बीच का डिस्टेंस हो जाएगा 3r/2, ठीक है। और इनके मासेस क्या हो जाएंगे, सिग्मा इंटू 2r² और दूसरा मास कितना हो गया सिग्मा इंटू r², ठीक है। तो ऐसे ही सॉल्व हो, 3 प्लेट हो 4 प्लेट हो, हमें कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रक्चर मिल जाए, कई सारे प्लेट्स मिल जाए तो हम ऐसे फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। सेंटर ऑफ मास हम ऐसे ही फाइंड कर सकते हैं कोई भी कंबाइंड स्ट्रक्चर हो। अब क्या है कि अगर हमें कोई कैविटी प्रॉब्लम मिल जाए, कैविटी प्रॉब्लम कैसी, किसी भी स्फेरिकल स्फेयर है या कोई भी डिस्क है, उसमें से हमने कुछ पार्ट कट करके बाहर निकाल लिया, उसमें से कुछ पार्ट कट करके अगर हमने बाहर निकाल लिया, तो सीधी सी बात है अगर कुछ पार्ट हमने उसमें से कट कर लिया है तो क्या होगा कि उसमें से कुछ मास निकला होगा। तो अगर कुछ मास निकला है तो सीधी सी बात है उसका सेंटर ऑफ मास क्या होगा, चेंज होगा, अपनी पोजीशन चेंज करेगा सेंटर ऑफ मास। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम देखते हैं
कि ये क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करे जाएंगे। तो ये था हमारा कंबाइंड स्ट्रक्चर, सेंटर ऑफ मास ऑफ कंबाइंड स्ट्रक्चर। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कैविटी प्रॉब्लम। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कैविटी प्रॉब्लम। कैविटी प्रॉब्लम, तो कैविटी प्रॉब्लम्स क्या होते हैं? इफ सम मास और एरिया इज रिमूव्ड फ्रॉम अ रिजिड बॉडी, लिख लेते हैं इसमें। इफ सम मास और एरिया removed by a rigid body then the position of center of mass center of mass of a remaining portion is obtained by assuming that in a remaining part plus m and minus m is there। ठीक है, अब इसमें देखो सॉल्व करते कैसे। क्या है कि एक हमारे पास सपोज करो डिस्क गिवन है जिसकी मास डेंसिटी कितने है। डिस्क हमारे पास, ये हमारे पास एक डिस्क गिवन है जिसकी मास डेंसिटी हमारे पास गिवन है। ये एक्स एक्सिस हो गया और ये वाई एक्सिस हो गया। जिसकी मास डेंसिटी हमारे पास है, मास डेंसिटी क्या होगी? सिग्मा ही होगी। ठीक है, सिग्मा गिवन है। अब इसका रेडियस कितना है हमारे पास? इसका रेडियस है हमारे पास a। इसमें से इतना पार्ट a/2 रेडियस का इतना पार्ट हमने क्या किया, कट करके इसमें से बाहर निकाल लिया। तो जो पोर्शन हमने कट किया है उसका रेडियस कितनी, टोटल इसका रेडियस तो a था, इसका रेडियस कितना था? a था। तो जो हमने पार्ट कट करके बाहर निकाला है उसका रेडियस कितना हो जाएगा? a/2। ठीक है, तो अगर हमने कट करके बाहर निकाल लिया है तो हमें क्या करना होगा? अब देखो कैसे इसको सॉल्व करेंगे। इसमें क्या करना है कि हम सपोज करते हैं इस पूरे रेडियस को, पूरे स्ट्रक्चर को अलग अलग क्या करते हैं। एक बड़ा वाला हो गया जो हमारा सब बड़ा वाला डिस्क है, एक ये हो गया, प्लस छोटा डिस्क जो है जो हमने कट करके निकाला है। इसका रेडियस कितना हो जाएगा? a/2 और इसका रेडियस हो गया a। अच्छा, ये दोनों मिलके ही स्ट्रक्चर फॉर्म किए, ये आके इसके अंदर बैठा तो स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ ये वाला। ठीक है, तो क्या करना है हमें? कुछ नहीं, इसको सॉल्व करने का तरीका ये है कि इसका मास डेंसिटी प्लस में लेना और इसकी मास डेंसिटी हमें माइनस में लेनी है। ये स्ट्रक्चर ए हो गया, ये स्ट्रक्चर क्या हो गया हमारे पास? बी हो गया। ठीक, अब क्या है, इन दोनों के सेंटर के बीच में कितना डिस्टेंस है? मतलब इसके सेंटर और इसके सेंटर के बीच में, यहाँ देखो a/2 का डिस्टेंस है। तो इन दोनों के सेंटर के बीच में यहाँ से a/2 का डिस्टेंस है यहाँ तक। ठीक है, यही तो है, a/2 का डिस्टेंस है। अब क्या करना है हमें? हमें सोचना ही है कि इसका पूरा मास कहाँ पे सिचुएटेड होगा? इस पॉइंट पे सिचुएटेड होगा, और इसका पूरा मास इस पॉइंट पे सिचुएटेड होगा। तो ये हो जाएगा ma और ये हो जाएगा mb। तो हमारे पास क्या हो गया अभी कि ma ये हो गया, mb ये हो गया। वैसे सेम जैसे कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रक्चर में हमने किया था, और इन दोनों के बीच के डिस्टेंस कितना हो गया? a/2 हो गया। अच्छा, अब ma और mb की वैल्यू क्या होगी? ma इक्वल्स टू क्या होगा? सिग्मा, पॉजिटिव है, सिग्मा इंटू पाई a²। ठीक है, और mb क्या होगा? सिग्मा माइनस सिग्मा इंटू पाई a/2 का स्क्वायर, क्योंकि इसका रेडियस a/2 है।
एम ए एम बी की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो हम फॉर्मूला लगा देते हैं। ये क्या हो जाएगा, इसका 0,0 ले लेते हैं और ये हो जाएगा a/2,0। तो एक्स सी एम इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, एम ए इंटू ज़ीरो प्लस एम बी इंटू a/2 अपॉन एम ए प्लस एम बी। ठीक, अब क्या करना है हमें, इसको आगे सॉल्व कर लेना है। एक्स सी एम इक्वल्स टू एम बी की वैल्यू कितनी है, सिग्मा पाई ए स्क्वायर, नहीं एम बी की वैल्यू कितनी है, माइनस सिग्मा पाई a/2 का होल स्क्वायर इंटू a/2 पहले से ही था यहाँ पे, और एम ए प्लस एम बी है, एम ए की वैल्यू सिग्मा पाई ए स्क्वायर और एम बी की वैल्यू कितनी है, माइनस सिग्मा पाई ए स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा ये। तो नीचे आ जाएगा यहाँ पे, ये आ जाएगा एक्सियम, इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा आंसर इसका आएगा माइनस सिग्मा पाई, सॉरी इसका आंसर टोटल आएगा माइनस में आएगा 2a/3। इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो ये माइनस में 2a/3 आएगा। माइनस में 2a/3 का मतलब क्या था कि जब ये इसको हमने निकाला नहीं था तो इसका एग्जैक्ट सेंटर ऑफ मास कहाँ पे था, यहाँ पे, और जब हमने इसको यहाँ से निकाल दिया, इस पार्ट को निकाल दिया, तो इसका सेंटर ऑफ मास अब राइट लेफ्ट साइड क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन है और ये नेगेटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन है। यहाँ पे वैल्यू किसकी आ रही है, माइनस की आ रही है, इसका मतलब ये लेफ्ट साइड शिफ्ट होगा, लेफ्ट साइड शिफ्ट होगा। ठीक है, और कितना शिफ्ट होगा, 2a/3। ठीक है, इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास टोटल ये आंसर आएगा। तो हमने क्या किया, इस पूरे स्ट्रक्चर में से ये डिस्क था, ठीक है, या कोई भी लैमिना था, इसमें से हमने क्या किया, एक छोटा सा पार्ट हमने a/2 रेडियस का इसमें से कट करके निकाल दिया था, मतलब इसमें एक कैविटी बना दी थी। उस कैविटी को बनाने की वजह से अब इधर थोड़ा मास कम हो गया, अब इधर मास को कम हो गया, तो पहले तो सेंटर पे लाई करता था इसका सेंटर ऑफ मास, बस इधर मास अब कम हो गया और इधर मास ज़्यादा है, तो सीधी सी बात है अब इधर सेंटर ऑफ मास किस साइड शिफ्ट होगा, इस साइड शिफ्ट होगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने का ये तरीका है कि पहली बात तो इन दोनों को अलग अलग हमने बना लिया स्ट्रक्चर, इसका सेंटर ऑफ मास जिसमें से पार्ट निकाला जा रहा है उसका सेंटर ऑफ मास डेंसिटी पॉजिटिव में लेनी है, और जो निकला है उसको हमें क्या लेना है, नेगेटिव में लेना है। अब क्या हो गया कि इन दोनों को क्या करना है, इसका सेंटर ऑफ मास एग्जैक्ट सेंटर पे मानना है और इसका भी सेंटर ऑफ मास एग्जैक्ट सेंटर पे मानना है, और दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का होगा, a/2 का। अब उसके बाद फिर क्या हो गया, 2 पॉइंट सिस्टम वाला पूरा कहानी, 2 पॉइंट सिस्टम की कहानी बन गई है। और उसके बाद एक्सियम निकाल लिया, एम ए m1 m2 प्लस m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन m1 प्लस m2 से एक्सियम हमारे पास फाइंड कर लिया जाएगा। तो ये था हमारा कैविटी प्रॉब्लम। अगर हमने किसी स्ट्रक्चर में से एक कोई पार्ट कट कर लिया है तो उसको हम इस तरीके से सॉल्व करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट इसका एग्जांपल और लेते हैं एक। अब ये स्ट्रक्चर है हमारे पास जिसका हमें क्या करना है, फाइंड द सेंटर ऑफ मास। ठीक है, तो इस स्ट्रक्चर में क्या है कि एक हमारे पास रेक्टेंगुलर प्लेट है, ठीक, रेक्टेंगुलर प्लेट जिसके साइड्स क्या है 4r और 4r, उसमें से एक हमने क्या किया, एक कट मार दिया r रेडियस का हमने क्या किया, एक कट मार दिया, इसमें से कैविटी इसमें से निकाल दी एक। तो अब बचा रिमेनिंग पार्ट का, फाइंड द सेंटर ऑफ मास ऑफ रिमेनिंग पार्ट का हमें क्या करना है, सेंटर ऑफ मास फाइंड करना है। तो क्या करना है, सिंपल सा, जैसे पिछले एग्जांपल में हमने किया था कि दोनों के बीच, देखो ये अगर पूरा एक प्लेट होता, अगर ये पूरा एक प्लेट होता 4r दोनों साइड्स होती हैं इसकी, तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होता है, एग्जैक्ट सेंटर पे होता है यहाँ पे। ठीक है, और ये डिस्क है, इन्हीं दोनों की वजह से तो ये बना स्ट्रक्चर, और इसका भी सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होता है, एग्जैक्ट सेंटर पे। ठीक है, इन दोनों के कॉम्बिनेशन की वजह से स्ट्रक्चर बना है।
पहली बात जो उसमें से निकला है उसको पॉजिटिव के साथ लेना है डेंसिटी उसकी, और इसकी नेगेटिव के साथ होगी। ठीक है, अब क्या करना है कि इन दोनों के बीच में, इन दोनों के सेंटर के बीच में कितना डिस्टेंस है, आर का डिस्टेंस है, मतलब इन दोनों के सेंटर के बीच में आर का डिस्टेंस हो जाएगा ये। ठीक है, इन दोनों के सेंटर के बीच में आर का डिस्टेंस हो गया। अब दोनों के मासेस कहाँ होंगे, एक का मास यहाँ पे सिचुएटेड होगा, इसका इस यहाँ पे कंसोलिडेट होगा, ठीक कर करेगा। ठीक है, तो एम ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, मास सिग्मा इंटू एरिया 4r का होल स्क्वायर। एम बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस सिग्मा इंटू एरिया, एरिया कितना हो जाएगा 5, ये रेडियस कितना था इसका r था, तो पाई r स्क्वायर। अब हमें मिल गया सब कुछ, एम ए की वैल्यू मिल गई, एम ए कितना है सिग्मा इंटू 16r स्क्वायर, और एम बी की वैल्यू मिल गई हमें माइनस सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हमें मिल गया, ये हो गया 0,0 और ये हो गया r,0। क्या करना है हमें, फिर वही एक्सियम फाइंड कर देना है। एक्सियम इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये तो एम ए इंटू 0 हो जाएगा, तो बचेगा क्या एम बी इंटू आर अपॉन एम ए प्लस एम बी, मतलब सिग्मा इंटू 16r स्क्वायर माइनस सिग्मा इंटू पाई आर स्क्वायर। और एम बी की वैल्यू हमने ऊपर पुट नहीं करी, अभी पुट कर देते हैं। एम बी की वैल्यू कितनी है, माइनस सिग्मा, एम बी की वैल्यू कितनी है माइनस सिग्मा पाई आर स्क्वायर, एम बी की वैल्यू है माइनस सिग्मा पाई आर स्क्वायर इंटू आर अपॉन एम बी की वैल्यू अपॉन, ये कितना हो जाएगा सिग्मा 16r स्क्वायर माइनस सिग्मा पाई आर स्क्वायर। ठीक है, इसको हम क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो सीधी सी बात है, ये माइनस में आए या प्लस में आए जो भी है, इसका आंसर हम देख लेंगे। ये आंसर आ जाएगा इसका। और अगर हमें यहाँ से इसकी डिस्टेंस निकालनी है तो आर में से ये जो वैल्यू है इसको क्या कर देना, अपने को माइनस कर देना। तो जो भी आंसर है इसका आंसर फाइंड कर लेना अपने को। ये तरीका होता है हमें कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रक्चर को, सॉरी कैविटी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, ये तरीका हमारे पास होता है।